अब रेटिना का जो चैप्टर है हमारे पास, उसमें रेटिना की जो बेसिक चीज़ें पहले उससे स्टार्ट करते हैं, फिर उसके आगे जो डिजीज़ेज़ हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो रेटिना होता है हमारे पास, ये क्या होता है, एक बहुत ट्रांसपेरेंट सी थिन सी लेयर होती है, जो कि क्या होती है, सेंसिटिव नर्वस लेयर होती है। और ये कहाँ क्या बनाती है, आई बॉल जो होता है हमारा, उसका सबसे इनर कोट जो होता है अंदर वाला, वो बनाती है, ठीक है। इसकी डेवलपमेंटल कहाँ से होती है, न्यूरो एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन होता है, और ये डेवलप इमेजिनेट करती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेसिक हम जो हमने एग्जाम के लिहाज से पढ़ना है, फटाफट उसको खत्म करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो आउटर लेयर होती है वो रेटिनल पिगमेंटेड लेयर होती है, और इनर जो होती है वो सेंसरी रेटिना होता है। इसको मैं बताती हूँ आगे कैसे है, ठीक है। फिर ग्रॉस अगर हम इसकी देखें तो ये एक्सटेंड करती है हमारे पास ऑप्टिक डिस्क से, ठीक है। ये जो ऑप्टिक डिस्क होती है ऐसे हमारी, और यहाँ पे हमारा लेंस है, और ये हमारे पास ओरा सिरेटा है, ठीक है। तो ये ऑप्टिक डिस्क से लेकर ओरा सिरेटा तक जो है ना, ये हमारे पास जो है ये एक्सटेंड करती है क्या, रेटिना। फिर क्लिनिकली डिवाइड करें तो हम इसको पोस्टीरियर पोल और पेरिफेरल पोल में डिवाइड करते हैं। अब मैं जैसे इसको ना ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, अब मैं इसके इक्वेटर्स पे ना ऐसे करके डिवीजन लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं जो टुवर्ड्स लेंस है या ओरा सिरेटा के करीब हैं, ये हमारे पास है पोस्टीरियर पेरिफेरल पोल, सॉरी एक सेकेंड। डिवाइड बाय द पोस्टीरियर पोल क्या होता है, कौन सा एरिया होता है, रेटिन एरिया ऑफ रेटिना पोस्टीरियर टू द रेटिनल इक्वेटर। और पेरिफेरल कौन सा होता है, इज़ द एरिया ऑफ रेटिना बिटवीन द रेटिनल इक्वेटर एंड द ओरा सिरेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रेटिनल इक्वेटर, और ये हमारे पास क्या है, ओरा सिरेटा है। तो इन दोनों के दरमियान जो होगा वो कौन सा होगा, पेरिफेरल होगा, ठीक है। पेरिफेरल रेटिना। और ये वाला जो दोनों है, यानी ये जो ऑप्टिक डिस्क वाली तरफ है, ये हमारे पास कौन सा होगा, पोस्टीरियर रेटिना होगा, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होती है, ऑप्टिक डिस्क का ये कौन सा कलर होता है, पिंक कलर होता है। वेल डिफाइंड सर्कुलर एरिया होता है। इसका डायमीटर याद करना है हमेशा कि कितना होता है, 1.5 mm होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी थिकनेस की तरफ आएँ तो इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी होती है, 0.56 मिलीमीटर्स होती है। ऑप्टिक डिस्क की 0.1 और सिलेटर तक रहती है। ये थिनेस्ट का सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थिनेस्ट इस कहाँ पे होती है, हमारे पास जो सेंटर ऑफ फोविया होता है, यानी जब हमारे पास, अगर ये मैं बना लूँ लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जगह होती है जहाँ पे ऐसे नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रेटिना की 10 लेयर्स हैं ना, वो प्रेजेंट नहीं होती, उनमें से कुछ ही प्रेजेंट होती हैं। और सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती हैं, कोन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रास्ट जो हमारे पास बनता है ना विजन में, वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोविया। फिर रेटिना जो है ना वो कैसे बना होता है, रेटिना की हमारे पास 10 लेयर्स होती हैं, लेकिन मेजरली हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं मेनली, ठीक है। एक होती है रेटिनल पिगमेंटेड लेयर और एक होती है न्यूरो सेंसिटिव लेयर, ठीक है। इसको मैं आगे बताती हूँ कि क्या कैसे करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम बाकी सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये नहीं, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो रेटिना होता है ना, इसकी हमारे पास जो है ना कितनी लेयर्स होती हैं, 10 लेयर होती हैं। ये जो तरफ मैं खड़ी हूँ ना, समझ लें ये हमारे पास लेंस है, यहाँ पे ये कॉर्निया आ गया और ये लेंस आ गया, ठीक है। कॉर्निया और लेंस से पीछे आएंगे तो हमारे पास ये विट्रस कैविटी होगी, फिर हमारे पास कोरोइड आ रहा होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा रेटिनल पिगमेंटेड लेयर, ये होगी हमारे पास पहली लेयर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगी, दूसरी फोटो रिसेप्टर की लेयर आएगी, क्योंकि ये आउटर वाली तरफ है तो यहाँ पे क्या होगी, आउटर सेल्स होंगे। कौन कौन सी लेयर होगी, आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर होगी, आउटर प्लेक्सीफॉर्म होगी, यहाँ से पढ़ते जाते हैं, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर हो गई, आउटर प्लेक्सीफॉर्म हो गई, फिर इनर न्यूक्लियर होगी, इनर प्लेक्सीफॉर्म होगी, फिर कौन सी सेल होगी, गैंग्लियनिक सेल्स होंगी, ठीक है। अब एक लेयर है जिसमें हमारे पास क्या है, गैंग्लियनिक सेल्स हैं, तो उसके फाइबर्स के लिए अगली लेयर होगी, क्योंकि सेल्स के आगे तो फाइबर्स होते हैं, तो वो कौन सी लेयर होगी, नर्व फाइबर लेयर होगी। और फिर कौन सी लास्ट लेयर हो जाएगी, इंटरनल लिमिटिंग लेयर होगी। कौन सी होगी, इंटरनल लिमिटिंग लेयर कौन सी हो गई, इनर हो गई, और आउटर कौन सी हो गई, रेटिनल पिगमेंटेड लेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब जो हमारे पास ये वाली लेयर है ना, रेटिनल पिगमेंटेड लेयर, ये हमारे पास इकलौती लेयर है जो है पिगमेंटेड लेयर है। और ये क्या कहते हैं, किससे मिलके बनती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से। बाकी सारी किससे मिलके बनती है, न्यूरो सेंसरी रेटिना से मिलके बनती है, ठीक है। अब इसमें एसेंशियल लेयर्स में हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स वाली होती हैं, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रॉड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 110 एंड 125 मिलियन तक होती हैं, और जो कॉन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 6.3 से 6.5 मिलियन होती हैं, ठीक है। 110 टू 125 एंड 6.3 से 6.25 तक। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, बायपोलर सेल्स भी होते हैं, गैंग्लियनिक सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये एसेंशियल लेयर्स हैं।
जबकि जो हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हॉरिजेंटल सेल्स होते हैं। वो कैसे सेल्स होते हैं, ऐसे वाले, ठीक है। और एमाक्राइन होते हैं जो सिर्फ एक तरफ से किसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर सपोर्टिंग सेल्स में हमारे पास कौन से होते हैं, ग्लायल सेल्स होते हैं यानी मलर सेल्स होते हैं, और वेस्कुलर एपिथेलियम जो रेटिनल हमारे पास ब्लड वेसल्स चल रही होती हैं पीछे, ठीक है। फिर हमारे पास हमने बोला कि जो हमारे पास रेटिना होता है उसमें एक एरिया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मैक्यूला, ठीक है। यहाँ से समझ लें, यहाँ तक मैक्यूला है। मैक्यूला के अंदर एक सेंट्रल पोर्शन होता है, उसे कहते हैं फोविया। अब वो जो फोविया होता है उसके आसपास हमारे पास होता है एक फोविया, क्या कहते हैं, फोविया सेंट्रैलिस, ठीक है। और यहाँ पे जो फोवियोला होता है, फोवियोला, उस पर हमें पास सबसे ज़्यादा शार्प और हमें पास अच्छा विजन मिलता है, ठीक है। ये सेंट्रल फ्लोर ऑफ द फोविया बनाता है। और इसकी थिकनेस हमारे पास जो है ना 0.3, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। फिर हमारे पास सिचुएटेड कहाँ होता है, 2 डायमीटर्स अवे होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है क्योंकि हम जब पिक्चर्स देखते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आती ये बात, ठीक है। क्या चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ सिचुएटेड, ये हमारे पास डिस्क है, ठीक है। तो ये इससे कहाँ, 2 डिस्क के मार्जिन पर, यानी एक डिस्क और 2 डिस्क के मार्जिन पर अवे फ्रॉम द टेम्पोरल मार्जिन, ठीक है। ये टेम्पोरल मार्जिन से अवे है, यहाँ टेम्पोरल मार्जिन है, यहाँ हमारी डिस्क है, तो ये अवे कहाँ होगा, नेज़ल साइड पर होगा, ठीक है। और ये डिस्क है अबाउट 1 mm होती है एंड द हॉरिजेंटल मीडियन पे होती है, ठीक है। और ये कंसिस्ट होती है, सिर्फ कोन्स होती हैं इसमें, हमारे पास कोई ब्लड वेसल नहीं होती है। थिनेस्ट लेयर होती है रेटिना की, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स होती हैं, और ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 to 2 डिग्री ऑफ विजुअल फील्ड, ठीक है। फिर उसके अराउंड हमने बोला कि हमारे पास फोवियल एवेस्कुलर जोन होता है, यहाँ भी कोई हमारे पास जो है ना लेयर आगे ब्लड वेसल अलग से आगे इसको सप्लाई नहीं करती, सिर्फ क्या करती है, जो हमारे पास जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती है ना उसकी कुछ कैपिलरीज आ रही होती हैं, वो आके इनको भी सप्लाई करती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की बात आप करते हैं। अब ब्लड वेसल्स में हमारे पास अब ना 2 तरह का चीज़ें होती हैं। यहाँ से पहले देखते हैं, सही हमारे पास क्या होती है कि पहले नाम तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सीलियर रेटिनल आर्टरी और शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं। कौन कौन सी, शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, सीलियो रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी है ना वो किसको सप्लाई करती है, ये कैसे सप्लाई करती है, पहले कोरियो कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई करती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम को, फोटो रिसेप्टर को, अप टू द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर तक, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये क्या करती है, जो रेटिनल पिगमेंटेड लेयर है इसको सप्लाई करेगी, रॉड्स एंड कोन्स को, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को, आउटर न्यूक्लियर लेयर को और आउटर प्लेक्सिफॉर्म, यानी जो शुरू की 5 लेयर्स हैं उनको कौन सप्लाई करेगा, हमारे पास शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी सप्लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं, ठीक है। फिर ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हमारे पास क्या करती है, इट सप्लाइज द सेंसरी रेटिना अप टू द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, ठीक है। द कैपिलरीज डू नॉट नेस्टमोस एंड फॉर्म एन आर्टीरियल सिस्टम, ठीक है। अब जो ये हमारे पास, क्योंकि ये तो नीचे अंदर इनर की तरफ से आ रही होती है ना आर्टरीज, तो ये क्या करती है, इंटरनल लिमिटिंग नर्व फाइबर्स, गैंग्लियन, इनर प्लेक्सिफॉर्म और आउट इनर न्यूक्लियर तक, इन सबको कौन सप्लाई करते हैं, सीलियरी आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। सीलियरी आर्टरी सप्लाई करती है। तो हमारे पास इनको कौन सप्लाई कर रहा होता है, पोस्टीरियर शॉर्ट सीलियरी आर्टरीज, और जो हमारे पास सेंसरी होता है उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है। अब ये कौन बची बीच में, सीलियो रेटिनल आर्टरी, इट प्रेजेंट्स इन 30% ऑफ आइज़ एंड सप्लाइज द मैक्यूलर एरिया, ठीक है। 30% आइज़ में प्रेजेंट होती है, सब में तो प्रेजेंट भी नहीं होती, और क्या किसको सप्लाई करती है, मैक्यूला को सप्लाई करती है। जो मैक्यूलर का एरिया होता है वहाँ पे हमने बोला ना कुछ होती हैं रेटिनल कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई कर रही होती है, फेवियुलर जोन को। और मैक्यूला को वैसे तो कोई ब्लड वेसल नहीं होती, लेकिन 30% लोगों में कुछ होती है, और उसका नाम क्या होता है हमारे पास, सीलियो रेटिनल आर्टरी से। अब इसके बाद जो है ना वीनस ड्रेनेज कैसे होती है, अगर यहाँ पे हमारे पास रेटिनल आर्टरीज आ रही हैं तो वेन्स कौन सी होंगी, वो भी रेटिनल्स ही होंगी, जो कि कैसे पैटर्न में फॉलो करती हैं, फॉलोज द पैटर्न ऑफ द रेटिनल आर्टरी को ही, ठीक है। फिर क्या होती है, सेंट्रल रेटिनल वेन जो होती है वो ड्रेन करती है इनटू द कैवर्नस साइनस, जो डायरेक्टली या फिर थ्रू अ सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या क्या बोल दिया कि वीनस सप्लाई कैसी होती है, सबसे पहले तो जो आर्टरीज का पैटर्न होता है उसी को फॉलो करती है, और दूसरा हमने क्या बोला, क्या करती है, जो हमारे पास क्या होती है अलग अलग करें, हाँ, सेंट्रल क्या होती है, बोल गई, सेंट्रल रेटिनल वेन जो होती है वो डायरेक्टली जाती है, ड्रेन होती है किसके अंदर, कैवर्नस साइनस के अंदर, या फिर इनडायरेक्टली जो है वो किसके थ्रू जाती है, यहाँ पर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि ब्लड रेटिनल बैरियर सिस्टम होता है, हमारे पास इंटरनल बैरियर होता है और एक एक्सटर्नल बैरियर होता है। जो इंटरनल बैरियर होता है वो कैसे बनता है, टाइट जंक्शंस ऑफ एंडोथेलियम सेल से बनता है, और जो एक्सटर्नल बैरियर होता है वो क्या होता है, टाइट जंक्शन बिटवीन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है। जो रेटिनल, क्योंकि हमने बोला ये आउटर होता है ना, तो यहाँ से कोई चीज़ अंदर नहीं जाने देता, कौन,
रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और इनर बैरियर कौन बनाता है हमारे पास, एंडोथेलियल ऑफ द रेटिनल कैपिलरी, जो वहाँ से कैपिलरीज आ रही थी वो, तो आउटर का कौन काम संभालता है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ रेटिना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है हमारे पास, फॉर्म विजुअल एक्विटी, ठीक है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में हेल्प करता है। उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे पास कलर विजन होता है उसके लिए काम करता है, ठीक है। फिर डार्क एंड लाइट एडेप्टेशंस में और नाइट विजन में, क्योंकि हमारे पास रॉड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कितनी होती है 110 से 125 मिलियन, और कौन्स कितनी होती है 6.3 से 6.5 मिलियन, ठीक है। फिर पेरिफेरल विजुअल और विजन और विजुअल एक्विटी विजुअल फील्ड का काम करती है। और हमने एक बात क्या बोली कि जो फोविया होता है, फोवियोला सॉरी, वो कितना विजुअल फील्ड में काम करता है 1 से 2% तक, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ द डिवीजन ऑफ रेटिना, अब हमने जो रेटिना को क्या किया हुआ है कि डिवाइड किया हुआ है। फंक्शनल रेटिना कैन बी डिवाइडेड इनटू द टेम्पोरल रेटिना एंड द नेजल रेटिना, लाइन में ड्रॉन वर्टिकली ड्रॉ की हुई है कि भाई ये टेम्पोरल वाला है और ये नेजल वाला है, ठीक है। राइट हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड इज प्रोजेक्टेड इनटू द नेजल रेटिना एंड वाइस वर्सा। ये तो हमें पता है ना कि प्रोजेक्शन जो होती है वो मिरर की तरह होती है, ठीक है। इसमें बाकी सारी तो आपको पता ही होगा कि जो राइट होती है वो लेफ्ट साइड पे जाती है, और सुपीरियर जो होती है वो कहाँ होती है, इंफीरियर रेटिना पे जाएगी। नर्व फाइबर जो होते हैं वो अराइज करते हैं जो टेम्पोरल से, वो कहाँ पे हमारे पास अच्छा, जो नर्व फाइबर जो अराइज हो रहे हैं टेम्पोरल साइड से, ठीक है। ये आंखें हमारे पास वो विजुअल फील्ड वाला पाथवे होता है जो टेम्पोरल साइड से जा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं साइड से ही चले जाते हैं। लेकिन जो नेजल वाले होते हैं वो क्या करते हैं उससे जाके, क्याज़्मा से जाके ये क्या होती है, ये क्रॉसिंग हो रही होती है ना, वो करते हैं, ठीक है। नर्व क्रॉस इन द ऑप्टिक क्याज़्मा एंड ट्रेवल थ्रू द कॉन्ट्रालेटरल ऑप्टिक ट्रैक में जाके टर्मिनेट कहाँ जाते हैं, कॉन्ट्रालेटरल रिलेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक जो रेटिना था ये उसकी वो आ गई। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स, ठीक है। अब जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स होती हैं हमारे पास, रेटिनल वेन ऑक्लूजन क्यों होती है, क्या किस वजह से होती है, ये तो हमें बेसिक बातें यहीं पर समझ आएंगी, सही। अब पहले क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है हमारे पास यूनिलेटरल विजुअल लॉस का, ठीक है। ये मिडिल एज लोगों में और एल्डरली जो पॉपुलेशन होती हैं उसमें बहुत कॉमन होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन रेटिनल वेस्कुलर डिजीज़ होती है आफ्टर डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक तो मोस्ट कॉमन कॉज हो गई किसकी, यूनिलेटरल विजुअल लॉस की, कौन सा, पेनलेस वाला, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा क्या होता है कि मिडिल एज और एल्डरली पीपल में होता है, तो इसका मतलब जो हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे तो उसमें से एक कॉज क्या होगी, एज होगी। ये सेकंड मोस्ट रेटिनल वेस्कुलर डिजीज़ होती है, तो सेकंड बात क्या होगी कि कोई वेस्कुलर डिजीज़ भी होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती है, ठीक है। एक होती है ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती है, और एक हेमी रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती है, ठीक है। अगर सेंट्रल का मसला है तो हमारे पास क्या होगी कि ऐसे या तो हो सकता है ये डिफ्यूजली जो है ना हमारे पास पूरे रेटिना को अफेक्ट करे, क्योंकि सेंट्रल वेन जो मेन वेन होती है वो अफेक्ट करेगी तो भाई सबको मसला होगा, ठीक है। ब्रांच में हमारे पास क्या होगी, अगर ब्रांच में होगी ना तो एक फोकली, जैसे हम फोकल लीजन्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास पूरे रेटिना में से किसी एक तरफ का कोई मसला होगा। और हेमी का मतलब होगा, तो अगर ये रेटिना है मेरे पास तो इसमें से हेमी जो है ना हमारे पास, इसमें ऑक्लूजन हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास मसला होगा, ठीक है। खैर अब इसको आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास पैथोजेनेसिस में क्या होती है कि एक तो हम बोलते हैं कि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है ना वो वेन प्रोसेस कॉमन शीट पोस्टीरियर, अच्छा देखो, अब हमारे पास जो एक शीट होती है आ रही होती है, ठीक है, उसमें एक हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, एक वेन होती है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास एंटर करती हैं आई का जो एक पार्ट होता है ना जहाँ से क्या कहते हैं रेटिनल वेन और आर्टरी और नर्व अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। इस जगह को हम कहते हैं लेमिना क्रिब्रोसा, ठीक है, क्रिब्रोसा, ठीक है। तो ये इनमें से एंटर कर रहे थे। अब अगर इस शीट में से एक भी चीज़ स्वेल कर गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो जो हमारे पास आर्टरी होती है ना वो क्या होती है, कभी कभी उसमें आर्थरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ जाते हैं, वो क्या कर देती है, कंप्रेस कर देती है हमारे पास रेटिनल वेन को, सेंट्रल रेटिनल वेन को। उसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा हाँ, एक और चीज़ तो मैंने बताई नहीं, पहले ये देख लेते हैं। सेंट्रल वेन को क्या कर देगी, वो कंप्रेस कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि हमारे पास कुछ जगहों पे ना एवी क्रॉसिंग हो रही होती है रेटिना के अंदर। जैसे अगर मैं एक कोई नॉर्मल, जैसे यहाँ पे समझ आए शायद, इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारे पास आर्टरी जा रही है और ये हमारे पास वेन आ रही है इसके नीचे से, ठीक है। अगर हमारी ये जो आर्टरी है सही, इसमें किसी भी वजह से कोई आर्थरोस्क्लेरोटिक चेंज हो गया, आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई बीडर अपीयरेंस हो गई है, कोई स्वेलिंग हो गई है, कोई इंगॉजमेंट हो गई है, तो ये अगर स्वेल कर जाएगी तो इसकी अंडरलाइंग जो वेन है हमारे पास वो कंप्रेस हो जाएगी, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है कि ऑक्लूजन हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ थी हमने वो पढ़नी है, पहले हम वो पढ़ते हैं उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, सही है। अब ये हमारे पास है एक
हाँ जी, चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आर्टरी है, समझ लें, ये हमारे पास वेन है, ये हमारे पास आगे से जो है ना इसकी वेन्यूल्स वगैरह निकलते हैं, ये कैपिलरीज़ हैं और ये पे वेन्यूल्स हैं और ये आर्टरियोल्स वगैरह हैं और ये सारा कैपिलरी बड है और ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन ये बाकी वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं जो शंटिंग वंटिंग हो रही है, सही है। अच्छा, शंटिंग वंटिंग भी ये एक अलग डिजीज़ है, मैं सिर्फ पिक्चर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने कुछ और पढ़ना है। अब जो अगर हमारे पास आर्टरी में ऑक्लूजन हो गई है, ठीक है, किसी भी वजह से कोई भी आर्टरी में ऑक्लूजन हो गई है और इसने जिस ऑर्गन को सप्लाई करना था वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है, जब ये वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा, क्या होगा, पेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ब्लड जो है ना वापस चला जाएगा, सही है। तो अगला ऑर्गन क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा। लेकिन जो वेनस वाली चीज़ें होती है ना उसमें क्या होता है, जब आप अगर आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, ऑक्लूजन हो गई, तो ब्लड पीछे वापस आता है और पीछे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, सही है। तो पीछे आएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ा देगा, आगे नहीं जाएगा तो ये पेल कर देगा। इसको ना जाने से ऑर्गन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसके कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहीं पर क्या हो जाएगा, एडिमा होना शुरू हो जाएगा भाई, वहाँ से ये लेके नहीं आ पा रहा ना, तो जब ये वहाँ से लेके ही नहीं आएगा तो वहाँ पे ब्लड रहेगा, तो ये तो इसने तो उसको वहाँ से ब्लड लेके आना था, इस ये तो दे नहीं पा रहा तो पेल ही हो गया। वो ये लेके नहीं आ रहा तो वहाँ पे जमा होता जा रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा एडिमेटस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सही है। फिर हमने वही बात कर ली कि हमने बोल दिया ये हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की ऑक्लूजन जो होती है, वेन जो होती है वो कंप्रेस कर देती है। फिर दूसरी एवी जो है हमने क्रॉसिंग की बात कर ली। अब हमारे पास एटियोलॉजी में क्या होता है, एज हमारे पास मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है 90% लोगों में, क्योंकि हमने बोला था यहाँ पे कि मिडिल एज लोगों में, एल्डरली पीपल में ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने बोला सिस्टेमिक कोई भी हाइपरटेंशन होगी तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है BRO की। फिर हमारे पास ये है डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, ठीक है, 10% लोगों के अंदर। फिर रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी हमारे पास CRO की मोस्ट कॉमन कॉज होती है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा करवाती है। फिर ड्रग्स में हमारे पास क्या होती है, क्या कहते हैं, अगर कोई भी पेशेंट जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है इन यंगर फीमेल्स में तो ये उसमें बहुत कॉमन है। और उसके अलावा ये हमारे पास स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ CRVO, ठीक है। तो ये CRVO के पेशेंट। अब कुछ अनकॉमन की डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कि हमारे पास हाइपर विस्कोसिटी, फिर हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर्स हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे ईल्स डिजीज़ हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर हमारे पास क्या होता है कि लोकल कॉजेज़ में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस वगैरह। इन्वेस्टिगेशन में अगर हम देखें तो हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो हम इमेजिंग करवाएंगे और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वाली चीज़ें देखेंगे। ये ब्लड प्रेशर 3 चीज़ें करवाएंगे। हमने बोला नहीं, ब्लड प्रेशर की वजह से भी होती है एजिंग, एक तो एजिंग की वजह से हो रही है, ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो पहले तो इमेजिंग करेंगे कि आँख में कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे कि ब्लड प्रेशर की वजह से तो नहीं हो रहा। तीसरा हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे। जो इमेजिंग करवाएंगे उसमें करवाएंगे फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी, ठीक है। जो फंडस में हमारे पास फ्लोरेसेंस डायड करवाएंगे, एक एंजियोग्राफी करवाएंगे उसकी, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमारे पास जो परफ्यूजन है वो कहाँ स्टैंड कर रही है। फिर हमारे पास OCT करवाएंगे हम, ठीक है। OCT में हम क्या देखते हैं कि मैक्यूलर एडीमा को, सही है। फिर हमारे पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। फिर हमारे पास लेबॉरेटरी टेस्टिंग में क्या होगा कि ब्लड CBC करवाएंगे, ESR करवाएंगे, कोई इन्फ्लेमेशन देखेंगे, ब्लड शुगर फास्टिंग और रैंडम करवाएंगे, डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल आर्थरोस्क्लेरोसिस के लिए करवाएंगे, क्रोनिक हमारे पास कोई क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन तो नहीं चल रही, वो देखेंगे। प्रोटीन क्या कहते हैं, ये क्या है, फिरोसिस करवाएंगे। फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ देखेंगे, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं आ गया एन का, या फिर ये क्या है, एंटी DNA और एंटी एन का है, ठीक है। ये हम किस लिए कराते हैं बताओ, ये हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस वाली चीज़ों में करवाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह, रीनल फंक्शन टेस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या बोला था यहाँ पे कि जो हमारे पास सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होता है ये 2 तरह का होता है, नॉन इस्कीमिक होता है, इस्कीमिक होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन इस्कीमिक के लिए। कॉजेज़ हमने सारी पढ़ ली, हर जगह जो जितने भी हम ये पढ़ेंगे रेटिनल वेन ओक्लूजन, उसमें कॉजेज़ सेम ही रहेंगे। तो हम उसके क्लिनिकल फीचर्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनके साइंस, कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो नॉन इस्कीमिक CRVO है यानी वेनस स्टेसिस रेटिनोपैथी, इसके जो क्लिनिकल फीचर होता है वो क्या होता है कि नॉन इस्कीमिक CRVO हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप होती है किसकी, इसकी अकाउंट करती है 75 to 80%, ठीक है। फिर हमारे पास सिम्टम्स इसमें क्या नज़र आते हैं कि सडन ऑनसेट हो जाता है यूनिलेटरल पेनलेस लॉस ऑफ विजन का। अगर हमारे पास एक आर्टरी में, एक साइड की आर्टरी में ऑक्लूजन हुई है, एक वेन में ऑक्लूजन हुई है,
तो हमारे पास उसी आँख का जाएगा ना, दूसरी आँख में तो नहीं जाएगा। और ठीक है, फिर हमारे पास साइन्स क्या होते हैं इसके। अब साइन में पहले तो विजुअल, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो विजुअल इक्विटी होती है ना, ये माइल्ड टू मॉडरेट विजन लॉस करवाती है। जो एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है वो इसमें हमें नहीं नज़र आता, ठीक है। फिर इंट्राऑकुलर प्रेशर हमारे पास इसमें रेज़ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा रेज़ नहीं होता, ठीक है। फंडस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फंडस एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस वीनस पल्सेशन, एकदम से खुद ही जो है ना वीनस पल्सेशन जो होती है ना वो एब्सेंट हो जाती हैं। रेटिनल जो वेन्स होती हैं वो डायलेटेड होती हैं, इंगॉर्ज करती हैं और क्या होती हैं, टॉर्चरस होती हैं लेकिन माइल्डली, ठीक है। डॉट एंड ब्लॉट फ्लेम शेप या हेमरेजेस और प्रेजेंट होते हैं चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर। मुंह